अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है दानिश रफ़ीक और इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवेज़ की तरफ से जो 12th पास और ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए पोस्ट्स निकाली गई हैं। इन्हीं पोस्ट्स के बारे में हम बात करेंगे कि आप इनमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या आपके पास क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, क्या आपके पास कोई स्पेसिफ़िक डिप्लोमा भी होना चाहिए, कब से आप कब तक इन पोस्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपकी कितनी सैलरी रहने वाली है और आपका कैसे इसमें एग्ज़ाम होगा, कैसे आपकी सिलेक्शन होगी। तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए आप हमारी वीडियो के साथ आखिर तक बने रह सकते हैं और तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इन पोस्ट्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं 17 अगस्त 2024 से और लास्ट डेट इन पोस्ट्स के लिए 16 सितंबर 2024 है। अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त कोई भी इसमें गलती कर दी, आपने कोई भी इसमें इंफॉर्मेशन गलत फिल कर दी, तो आपको इसमें करेक्ट करने का मौका मिलेगा और आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं 17 सितंबर 2024 से लेकर 26 सितंबर 2024 तक। और पोस्ट्स की अगर हम बात करें, इसमें डाइटिशियन की पोस्ट है, जिसमें आपकी सैलरी स्टार्टिंग से ही 44,900 से शुरू होगी और इसमें कम से कम एज आपकी 18 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी एज जो है 36 साल होनी चाहिए। फिर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की जो सैलरी है, वो भी 44,900 से शुरू होगी और कम से कम आपकी एज 20 होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 23 होनी चाहिए। ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट की यहाँ पे पोस्ट है, जिसमें 35,400 से आपकी सैलरी शुरू होगी और आपकी एज जो है कम से कम 21 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 33 साल होनी चाहिए। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की जो पोस्ट है, उसमें आपकी 35,400 से सैलरी शुरू होगी और कम से कम आपकी एज जो है 18 और ज़्यादा से ज़्यादा 36 होनी चाहिए। डेंटल हाइजीनिस्ट की जो पोस्ट है, उसमें आपकी सैलरी 35,400 से शुरू होगी और एज आपकी 18 साल से लेकर 36 साल के बीच में होनी चाहिए। डायलिसिस टेक्नीशियन की जो पोस्ट है, 35,400 आपकी सैलरी इसमें रहने वाली है और 20 साल से 36 साल के बीच आपकी उम्र होनी चाहिए। हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर ग्रेड 3 में आपकी जो सैलरी है 35,400 से शुरू होगी और कम से कम एज आपकी 18 और ज़्यादा से ज़्यादा 36 होनी चाहिए। लेबॉरेटरी सुपरिटेंडेंट की पोस्ट के लिए आपके पास सैलरी होगी 35,400 और इसमें एज आपकी कम से कम 18 और ज़्यादा से ज़्यादा 36 होनी चाहिए। परफ्यूजनिस्ट की सैलरी जो है 35,400 से शुरू होगी और कम से कम एज 21, ज़्यादा से ज़्यादा 43 एज होनी चाहिए। फिजियोथेरेपिस्ट ग्रेड 2 की जो पोस्ट है, इसमें भी आपकी सैलरी 35,400 होगी और एज कम से कम 18, ज़्यादा से ज़्यादा 36 होनी चाहिए। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की जो सैलरी है, वो भी यही होगी और एज भी सेम। कैथ लेबोरेटरी टेक्नीशियन की सैलरी भी सेम और एज भी सेम होगी। फार्मासिस्ट एंट्री ग्रेड की जो सैलरी है, वो इनसे थोड़ी कम होगी, यानी आपकी जो सैलरी है 29,200 से शुरू होगी और एज आपकी कम से कम 20 और ज़्यादा से ज़्यादा 38 होनी चाहिए। रेडियोग्राफर एक्स-रे टेक्नीशियन की जो सैलरी है, वो 29,200 और एज कम से कम 29, ज़्यादा से ज़्यादा 36। स्पीच थेरेपिस्ट की सैलरी भी सेम है, एज आपकी 18 कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा 36 होनी चाहिए। कार्डियक टेक्नीशियन की जो सैलरी है, वो इनसे भी कम होने वाली है, 25,500 से शुरू होगी और इसमें आपकी एज कम से कम 18, ज़्यादा से ज़्यादा 36 होनी चाहिए। ऑप्टोमेट्रिस्ट की जो सैलरी है, वो 25,500 और एज भी सेम होगी। ईसीजी टेक्नीशियन की जो सैलरी है, वो इतनी ही होगी और एज भी आपकी इसमें सेम होगी। लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड 2 की सैलरी 21,700 से शुरू होगी और एज 18 कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा 36 होनी चाहिए। फील्ड वर्कर की 19,900 से शुरू होगी सैलरी और आपकी एज कम से कम 18 और ज़्यादा से ज़्यादा 33 होनी चाहिए। और आपको यहाँ पे कोई भी इनको डॉक्यूमेंट देना नहीं है, आप सिर्फ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन फिलअप करेंगे। तो उसका मतलब ये है कि आपका यहाँ पे एडमिशन प्रोविज़नल कंसीडर किया जाएगा तब तक जब तक आप यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हैं। जिस दिन आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगी, तब ही ये कंफर्म कर लेंगे कि आपने जो इन्फॉर्मेशन फर्निश की है, जो वहाँ पे अपलोड की है, आपने उसको प्रूव किया है, तब तक आप यहाँ पे प्रोविज़नली कंसीडर किए जाएँगे। और अगर आपने कोई भी क्लेम किया कि आपके पास रिज़र्वेशन है, जिसकी वजह से आपका रिज़ल्ट रिज़र्व्ड कैटेगरी से आएगा और आपको बेनिफिट मिलेगा एससी, एसटी, ओबीसी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और ईबीसी, ये वाली सर्टिफ़िकेट से, तो आपके पास ये सर्टिफ़िकेट्स होनी चाहिए और आपको ये सर्टिफ़िकेट्स उस दिन से पहले ही लाने हैं, जिस दिन इन फॉर्म्स के लिए लास्ट डेट है सबमिशन की। यानी आप इसके लिए पहले से ही नहीं रख सकते कि मेरे पास कोई इसमें रिज़र्व्ड कैटेगरी है, आपने फॉर्म भर दिया, उसके बाद अगर आप वो कैटेगरी सर्टिफ़िकेट लाते हैं, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। रिजेक्ट करने का मतलब है कि आप अगर इसमें सेलेक्ट भी हो जाएँगे, तो जिस दिन फाइनल फिर आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन होगी, आपको वहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आपको ये ज़हन में रखना है कि आपके पास पहले सर्टिफ़िकेट होनी चाहिए, उसके बाद ही आप ये फॉर्म फिल करेंगे और आप मेडिकली भी फिट होने चाहिए और आपकी जो एज है, वो 1 जनवरी 2025 को कंसीडर की जाएगी। यानी आपकी जिन भी पोस्ट्स में 18 है, 20 है, 19 है, 21 है, 25 है, जितनी भी आपकी मिनिमम एज है, वो 1 जनवरी 2025 तक उतनी हुई होनी चाहिए और जो आपकी मैक्सिमम एज लिमिट है, वो भी तब तक उतनी नहीं
हुई होनी चाहिए। मतलब जितनी आपकी कहीं पे 35 है, कहीं पे 38 है, कहीं पे 40 है, कहीं पे 42 है, तो वो आपने क्रॉस तब तक नहीं की हुई होनी चाहिए। अगर आप उसके बाद वो क्रॉस करते हैं तब उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कोई ऐसी कैटेगरीज़ है जिनको एज रिलैक्सेशन दी जाती है, तो उनको वो वैसे मिल सकती है। और जब आप इसके लिए अपना एप्लीकेशन फिल करेंगे तो आपके पास अपनी एक ईमेल आईडी होनी चाहिए और फ़ोन नंबर होना चाहिए, दोनों वर्किंग कंडीशन में होने चाहिए। और जब आप इनके पोर्टल पे जाएँगे, वहाँ पे आप क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे आप न्यू अकाउंट क्रिएट करेंगे, वहीं पे अगर आपने कभी इसमें कोई एप्लीकेशन फिल की होगी तो आपका अकाउंट जो है ऑलरेडी क्रिएटेड होगा, तो आपको वहीं से फिर अप्लाई करना है। वरना आपको फिर वहाँ पे सारी डिटेल्स पहले भरनी है, उसके बाद आपके सामने ये पोस्ट जो है ये आ जाएँगी और आपको इन्हीं पे अप्लाई करना है। और ये जो आपका एग्ज़ाम है ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी 1 दिन में शिफ्ट्स में होते हैं इससे पेपर और बहुत दिन चलता है, मतलब 10 दिन, 15 दिन ऐसे चलता है। तो इससे क्या होता है कि इससे कभी कोई पेपर मॉडरेट आ जाता है, कोई टफ़ आ जाता है, कोई ईज़ी आ जाता है। तो ये इक्वालिटी लाने के लिए फिर नॉर्मलाइज़ेशन का जो है इस्तेमाल करते हैं, देखते हैं कि किस पेपर में एवरेज स्टूडेंट्स ने ज़्यादा मार्क्स लाए थे और वहीं देखते हैं कि किस शिफ्ट में स्टूडेंट्स ने सबसे कम मार्क्स लाए थे। तो उन्हीं को फिर वहाँ पे उनका डिफ़रेंस जो होता है, उतने जो मार्क्स वहाँ पे डिफ़रेंस में आ जाते हैं, वो मार्क्स फिर सब बच्चों को देते हैं। उन बच्चों के अलावा जिनके उस शिफ्ट में आए होते हैं, ज़्यादा एवरेज शिफ्ट में ज़्यादा आए होते हैं। यहाँ पे आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी, 1-3 का यहाँ पे मेथड होगा, यानी आपके 3 क्वेश्चन अगर गलत हो गए, तो आपका एक सही आंसर भी उसके साथ डिडक्ट हो जाएगा। आपका यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर जो एक बार अलॉट हो गया, वो फिर चेंज नहीं हो सकता। नेशनैलिटी की अगर हम बात करें तो आप इंडिया के सिटीज़न होने चाहिए, आप इसके लिए फिर एलिजिबल हैं। अगर आप नेपाल के सिटीज़न हैं तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आप भूटान के सब्जेक्ट हैं तब भी आप इसके लिए एलिजिबल। और ये जो रिज़र्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स होंगे उनको अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन दी जाती है। यानी आपकी अगर कहीं पे 30 है तो उसको 35 किया जा सकता है, लेकिन मिनिमम एज जो है उसको वहाँ पे कोई कम नहीं किया जाता है। और अगर हम फ़ी की बात करें तो अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, आपको 500 यहाँ पे फ़ी सबमिट करनी होगी। और इसमें जो है आपको जिस दिन आप पेपर देंगे, आपके ₹400 आपको वापस कर दिए जाएँगे। और अगर आप एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन, फिज़िकली चैलेंज्ड है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, माइनॉरिटी है या इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास से हैं, तो आपको जो है 250 ही फ़ीस भरनी है और जिस दिन आपका पेपर होगा, उस दिन ही आपको फिर वापस मिल जाएगी आपकी फ़ीस। ये यहाँ पे इनका रूल होता है। और आप यहाँ पे फ़ी जो है सिर्फ़ ऑनलाइन मोड में ही सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे ना तो आप कोई फ़ॉर्म ऑफ़लाइन सबमिट कर सकते हैं और ना ही आपकी फ़ी कोई भी ऑफ़लाइन मोड में एक्सेप्ट की जाएगी। सिलेबस की अगर हम बात करें तो आपका प्रोफ़ेशनल एबिलिटी जो पेपर है, प्रोफ़ेशनल एबिलिटी क्योंकि ऐसा पेपर है कि आपके स्पेसिफ़िक पोस्ट्स के लिए स्पेसिफ़िक क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। तो जो स्पेसिफ़िक क्वालिफ़िकेशन आपकी किसी भी पोस्ट के लिए होगी, उसी से आपके 70 क्वेश्चन्स आएँगे और 70 मार्क्स आपके वहीं से होंगे। और उसके बाद जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन वो 10 मार्क्स के होंगे, वो सबका सेम होगा। और मैथमेटिक्स में आपके 10 क्वेश्चन होंगे, मैथमेटिक्स में रीज़निंग इंक्लूडेड है और आपके इसमें 10 मार्क्स होंगे। फिर जनरल साइंस के 10 क्वेश्चन होंगे और इसमें भी आपके 10 मार्क्स होंगे। टोटल आपका पेपर जो है 100 मार्क्स का होगा। 30 मार्क्स सबके सेम होंगे और 70 मार्क्स जो है ये सबके अलग-अलग होंगे उनके रिस्पेक्टिव फ़ील्ड से। जिस पोस्ट के लिए वो अप्लाई करेंगे, जिस क्वालिफ़िकेशन के साथ वो अप्लाई करेंगे, उसी क्वालिफ़िकेशन के रिगार्डिंग उसको वहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएँगे। और हर एक स्टूडेंट को अपने रिस्पेक्टिव ज़ोन से ही अप्लाई करना है। जैसा आप देख रहे हैं चेन्नई वालों को rrb.chennai.gov.in से यहाँ पे अप्लाई करना है। सारी स्टेट्स के यहाँ पे नहीं है लेकिन ज़ोन्स के हैं आपके। तो आपको अपने रिस्पेक्टिव ज़ोन की वेबसाइट से ही यहाँ पे अप्लाई करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे वेबसाइट्स दी हुई है, जैसे जम्मू एंड श्रीनगर के जो कैंडिडेट्स हैं उनको rrbjammu.nic.in से ही अप्लाई करना है। तो आप इन वेबसाइट्स को देख सकते हैं और फिर इन्हीं वेबसाइट से आपको अपना अकाउंट बनाना है और वहीं से आपको अप्लाई करना है। तो अब हम देखेंगे कि इन पोस्ट्स के लिए आपके पास क्या स्पेसिफिक क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। मैं ये पीडीएफ अपनी टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूँगा। आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। अपने कन्फ्यूजन्स आप वहाँ से भी क्लियर कर सकते हैं। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए आपके पास अगर बीएससी नर्सिंग होगी तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें पूरा दिया हुआ है और भी इसमें ऑप्शंस है, आप वो देख सकते हैं। कार्डियक टेक्नीशियन के लिए आपके पास +2 होना चाहिए, यानी आपने 12th किया हुआ होना चाहिए। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के लिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए मास्टर्स की, क्लिनिकल साइकोलॉजी में या सोशल साइकोलॉजी में। और ईसीजी टेक्नीशियन के लिए आपके पास 12th पास होना चाहिए साइंस के साथ। फील्ड वर्कर के लिए आपने 10+2 किया हुआ होना चाहिए, साइंस और केमिस्ट्री आपने पढ़ी हुई होनी चाहिए। हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर ग्रेड 3 के लिए आपने बीएससी की हुई होनी चाहिए और आपने केमिस्ट्री भी पढ़ी हुई होनी चाहिए एज अ कोर मेन मेजर सब्जेक्ट, जो भी आपने पढ़ा होगा सारे सेमेस्टर्स में आपके पास केमिस्ट्री होना चाहिए सब्जेक्ट। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए आपने 10+2 साइंस के साथ किया हुआ होना चाहिए।
परफ्यूजनिस्ट के लिए आपने बीएससी किया हुआ होना चाहिए और फिज़ियोथेरेपिस्ट के लिए आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए फिज़ियोथेरेपी के लिए। रेडियोग्राफर एक्स-रे टेक्नीशियन के लिए आपने +2 की हुई होनी चाहिए, फिज़िक्स और केमिस्ट्री आपके मेन सब्जेक्ट होने चाहिए। फार्मासिस्ट के लिए आपने 12th साइंस के साथ की हुई होनी चाहिए। डायलिसिस टेक्नीशियन के लिए आपके पास बीएससी होनी चाहिए। ऑप्टोमेट्रिस्ट के लिए आपने बीएससी की हुई होनी चाहिए। ऑप्टोमेट्री या डिप्लोमा आपका होना चाहिए। ऑप्थेल्मिक में लेबोरेटरी सुपरिटेंडेंट के लिए आपने बीएससी की हुई होनी चाहिए। बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, लाइफ साइंस या बीएससी में आपके पास केमिस्ट्री और बायोलॉजी मेन सब्जेक्ट्स होने चाहिए। डेंटल हाइजीनिस्ट के लिए आपने डिग्री की हुई होनी चाहिए बायोलॉजी में। डायटीशियन के लिए आपके पास बीएससी होनी चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएट भी आपके पास हो डायटिक्स में। कैथ लेबोरेटरी के लिए आपने बीएससी की हुई होनी चाहिए। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के लिए आपने +2 साइंस में किया हुआ होना चाहिए। ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट के लिए आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए ऑडियोलॉजी में या स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी में। और स्पीच थेरेपिस्ट के लिए आपके पास बीएससी होनी चाहिए और आपके पास डिप्लोमा भी होना चाहिए ऑडियो एंड स्पीच थेरेपी में। और 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए इसी फ़ील्ड में कि आपने यहाँ पे काम किया हुआ होना चाहिए। इस पीडीएफ में डिटेल में दिया है इस पीडीएफ में डिटेल में दिया है कि आपकी किस पोस्ट के लिए, किस ज़ोन में, किस कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट्स हैं। तो आप इसको हासिल कर सकते हैं हमारी जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे मैं इसको अपलोड कर दूँगा। फिर आप डिटेल के साथ इसको पढ़ सकते हैं और आपके जितने भी कन्फ्यूजन्स होंगे वो आप इसे दूर कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमसे भी सवाल पूछ सकते हैं अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन्स होंगे। शुक्रिया।